तो जनवरी सेशन के असाइनमेंट की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट किया था MHI 01 का, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MHI 01 का ही जो बी सेगमेंट है। तो उसमें चलते हैं हम लोग। पार्ट बी, हाँ ये रहा हमारा। ये देखिए, ये मैंने पहले करवा दिया था। इसको आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और जो आज हमारा पार्ट बी है उसमें हम लोग के पास जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10, 10 में मैनर के बारे में और बंजारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेम चीज यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, या फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यही आपका पूरा यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो जो आपका लॉन्ग आंसर है ये वाले, इसमें आपको 500 वर्ड में आंसर लिखने हैं, और जो आपका ये वाला है इसमें आपको 250 वर्ड में आंसर लिखने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आंसर्स की। तो हमारा क्वेश्चन है कि शहरी केंद्रों के उदय से सामंतवाद का पतन किस तरीके से हुआ। जो मध्य युग था, जो मध्यकालीन युग है, वहां पे सामंतवादी प्रथा चला करती थी। इसे फ्यूडलिज्म भी कहा जाता था। फ्यूडलिज्म, इसमें क्या होता था कि जो किंग है, राजा जो है, वो जमीन दान दिया करता था, लैंड ग्रांट करता था। तो जमीन दान देने की वजह से एक नया वर्ग क्रिएट हुआ, जिनको यहाँ पर जमीन मिल रही है, उन्हें कहा गया फ्यूडल्स। इनका उस लैंड पर ना पारिवारिक नियंत्रण था। हेरिडिटरी कंट्रोल हुआ करता था। और ये जो फ्यूडल्स हैं, ये क्या करते थे कि भाई जिस क्षेत्र में इनको लैंड मिला हुआ है वहां पे लोग भी रह रहे होंगे, किसान रह रहे होंगे। ये फ्यूडल्स का कंट्रोल उन किसानों पर भी था जिन्हें सर्व्स कहा गया या एग्रीकल्चरल स्लेव कहा गया। तो ये सर्व्स जो हैं इन फ्यूडल्स के लिए काम किया करते थे। तो ये जो पूरी प्रथा है, इसी को हम कहते हैं सामंतवादी प्रथा या फ्यूडलिज्म। तो जो मध्यकालीन युग था, मतलब 11वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के बीच का, वहां पर सामंतवाद अर्थात फ्यूडलिज्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हुआ करता था। इसके अंतर्गत जो भूमि में उत्पादन हो रहा है, जो उसका अधिकार है, इस पर पूरा नियंत्रण होता था फ्यूडल्स का। सामंत, लॉर्ड्स, कई तरह के नाम आप उनको दे सकते हैं। तो ये जो फ्यूडल्स हैं, लॉर्ड्स हैं, ये भूमि के स्वामी होते थे। और जो किसान हैं, जिन्हें हम सर्व्स कहते हैं, एग्रीकल्चर स्लेव कहते हैं, ये इस भूमि पर, जो ये सामंत है, इसकी भूमि पर काम किया करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। और इनको सैलरी नहीं मिलती थी। जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन में से इनको शेयर मिलता था। तो इनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती थी। और ये जो सर्व्स है ना, ये सर्व्स भी कैसे होंगे, हेरिडिटरी नेचर के होंगे। मतलब पहले फादर है, फिर सन है, फिर उसका सन है, ये क्रम लगातार चलता चला जाएगा। तो इस व्यवस्था में क्या होता था, प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, और सोसाइटी, ये सभी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड थे, उसी पर केंद्रित थे। तो 11वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में ये बहुत पावरफुल रहा। लेकिन धीमे 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 अर्बन सेंटर्स का विकास होना शुरू हुआ। लगभग ये 13वीं सदी से शुरू हो चुका था, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। और जैसे जैसे अर्बन सेंटर डेवलप होते गए, वैसे वैसे सामंती ढांचे जो हैं वो कमजोर होते गए। क्योंकि अर्बन सेंटर में क्या हुआ, हर कोई काम कर रहा है, गिल्ड सिस्टम बन रहा है, ट्रेडिंग बढ़ रही है, अलग अलग जगहों पे व्यापार हो रहा है, सी व्यापार हो रहा है, मतलब समुद्री व्यापार हो रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि सामंतवादी जड़ें धीमे धीमे शहरों की वजह से कमजोर होने लगी, और फिर समय के साथ गांव में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो सबसे पहली चीज क्या है कि शहरों का जो उदय हो रहा है, शहरी केंद्र यहाँ पर खुल रहे हैं और ट्रेडिंग बढ़ रही है। बाइजेंटाइन एम्पायर से अरबियन एम्पायर, मतलब जो अरबियन सिटीज हैं, इंडिया है, चाइना है, इनके बीच में व्यापार खूब बढ़ा। और यही दौर है जहां पर सिल्क रूट का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस सिल्क रूट के थ्रू भारत और चीन से सामान, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब कहां पहुंच रहे हैं, यूरोप पहुंच रहे हैं। और फिर वहां पर एक नए तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एक नए सिटीज बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि इटली में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, फ्लैंडर्स, वेनिस, जेनोवा, इस तरह के कई सारे सी पोर्ट भी डेवलप हुए और समुद्री व्यापार और समृद्ध होता चला गया। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर क्या हुआ कि नए नए कारीगर आए, बुनकर मेनली आप इसको मान लीजिए। तो ये जो बुनकर हैं, डायर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया, एक नया सिस्टम क्रिएट किया, और शहरों में गिल्ड्स बन गए, व्यापारियों का समूह बन गया। और इस वजह से हस्तशिल्प उद्योग
हैंडक्राफ्ट ये बहुत पॉपुलर हुआ। जब हैंडक्राफ्ट बना तो नए बाजार मिले, तो बाजारों का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब जब पैसा आता है, मनी आता है, तो सिर्फ आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं होती है, ये सोसाइटी के कई और प्रोस्पेक्ट्स को भी बदल देती है। ऐसे में सोशल और कल्चरल इन गतिविधियों को भी नया आयाम मिला, और इकोनॉमिक्स की वजह से पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशन भी आपको इन सब क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो जो धर्म युद्ध हुआ था, ये धर्म युद्ध जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में हुआ था 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में, इसने यूरोप को बहुत हद तक बदल दिया था। तो सामंतवाद पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझ लीजिए। तो पहला तो जैसे हम लोग बात किए कि भाई इकोनॉमिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बहुत तरह का परिवर्तन हुआ कि भाई अभी तक जो इन काइंड में पेमेंट हो रहा था, मतलब जो सेवा और उपज के फॉर्म में कर चुका रहे थे, अब यहां पर नगद अर्थव्यवस्था अर्थात मनी इकोनॉमी आ गई थी। सिक्के चलने शुरू हो गए थे और उन सिक्कों पर कंट्रोल हो रहा था गिल्ड सिस्टम का। ये सब वहां पे शुरू हो चुका था, और यह नगद वसूली ने सामंतवाद की जड़ों को बहुत कमजोर किया। इसके अलावा एक वर्ग बोर्गुजीज व्यापारी वर्ग था, इसको बुर्जुआ भी कहा गया, आगे चल के बुर्जुआ वर्ग कहा गया, जिसको मार्क्स ने यह नाम दिया था। तो यह आगे चल के एक नई तरह की क्रांति बना, जो कम्युनिज्म क्रांति थी वो यहां से शुरू हुई थी। लेकिन कम्युनिज्म क्रांति से पहले का जो दौर है, वहां पर फ्यूडलिज्म को ब्रेक करने में इस बोर्गुजीज का बहुत बड़ा रोल रहा था। एक नया वर्ग है जो कि भूमि आधारित सामंती प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था कि भाई आप बर्थ बेस्ड कैसे कंट्रोल करना चाहते हो, ये आपके पास मेहनत है, आप काम करो, कमाओ और उस वजह से सोसाइटी में परिणाम बनाओ। ये एक नया तरीका वहां पर शुरू हो चुका था। अर्बन सेंटर्स में बाजार और कई तरह के मेले लगते थे। ऐसे में अब सामंतों पर निर्भर रहने की बजाय लोग शहर जाकर अपना व्यापार करते, तो किसानों के लिए एक नया सिस्टम वहां पे क्रिएट हो रहा था। अगर हम सोशल बात करें यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जैसे मैंने कहा कि अगर इकोनॉमिक्स अच्छी होती है तो आपको पॉलिटिकल और सोशल राइट्स भी मिल जाते हैं। तो पॉलिटिकल राइट में सबसे महत्वपूर्ण था वो थी लिबर्टी। एक नया कॉन्सेप्ट यहां डेवलप हुआ, लिबरल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और इसने स्वतंत्रता मतलब कार्य करने की आजादी प्रदान करी। अब जब कार्य करने की आजादी मिली तो ऐसे में जो सामंती बंधन है, जो फ्यूडल कंट्रोल है, उससे फ्रीडम मिल गई। और वहां पर एक कहावत बड़ी फेमस हुई कि नगर की वायु स्वतंत्रता देती है। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द सिटी इट गिव्स यू फ्रीडम। वो आपको स्वतंत्रता, लिबर्टी प्रोवाइड करती है, काम करने की आजादी देती है, ना कि सामंती व्यवस्था जो कि लगातार कोशिश कर रही है कि आप कैसे भी करके उनके नियंत्रण में रहो। और शहरी जीवन ने एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके अलावा बौद्धिक गतिविधियां, इन सबको भी आगे बढ़ाया। जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो यही होता है रेनेसां का एज। यहां पर आपको रेनेसां भी देखने को मिले, जो अभी आगे हम लोग देखते हैं। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हम लोग, तो यहां पर क्या हुआ, एक नया समृद्ध व्यापारी वर्ग उभरा। इन्होंने अपना कम्यून बनाया और गिल्ड के माध्यम से एक सेल्फ रूल की बात करी कि भैया स्वशासन होना चाहिए। और यहीं से आप देखेंगे कि धीमे धीमे एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो है वो शुरू होगा कि राजा से नियंत्रण लेकर अब हमें क्या करना है, अपना शासन डेवलप करना है। तो जॉन लॉक ने यहीं पे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म दिया था, और यही कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अलावा स्पेन में जो चेंजेस आए, फिर जर्मनी में चेंजेस आए, ये सब इसी की वजह से आगे बढ़ता चला गया। फिर राजाओं ने भी सामंती शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, नगरों को साधी की। उनको देखा कि भाई राजा के समानांतर गांव में एक नया ग्रुप बनता जा रहा है फ्यूडल्स का, और ये फ्यूडल्स अब राजा की बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में राजाओं को तो टैक्स चाहिए था, पहले वो टैक्स फ्यूडल से मिल रहा था, लेकिन अब वो टैक्स दिया जा रहा है किसके माध्यम से, जो नए ट्रेडर्स बन रहे हैं। इन ट्रेडर्स ने अब किंग को टैक्स देना शुरू कर दिया, तो किंग को टैक्स से मतलब था। अब वो टैक्स फ्यूडल दें चाहे वो ट्रेडर्स दें, तो ट्रेडर्स टैक्स के नंबर बढ़ाते जा रहे थे। तो धीमे धीमे फ्यूडल्स जो हैं वो अपनी पावर लूज करने लगे। और एक और चीज है, फ्यूडल से राजा की शक्ति को भी चुनौती मिलती थी, जबकि ट्रेडर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो राजा के साथ कभी भी चुनौती वाला इशू नहीं आने वाला था। दैट्स वाई एक नया इशू क्रिएट हुआ यहाँ पर। राजाओं ने भी सामंतों को कमजोर किया क्योंकि वो अपनी स्थायी सेना बनाने में लगे हुए थे। तो शहरी केंद्र ने राजसत्ता को मजबूत किया क्योंकि राजा ने इनको रोल दिया, वहां पर ट्रेड करने के परमिशन देने लगे, और यही चीज आगे चल के सामंती विखंडन को और कमजोर करता चला गया।
अब बात करें सामंतवाद के जो पतन है, इसमें हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई जो नगद अर्थव्यवस्था है, व्यापारी वर्ग का उत्थान है, राजसत्ता की मजबूती है, किसानों की स्वतंत्रता है, इन सब ने सामंतवाद की नींव को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। धीरे धीरे भूमि पर बेस्ड जो सामंती व्यवस्था थी वो अप्रासंगिक होती चली गई। और 18वीं सेंचुरी में जब डेवलप हुआ इंडस्ट्री, तो इसने और चीजों को कमजोर कर दिया। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ने एक तरीके से सामंतवाद के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी थी। और फिर रेनेसां, जिसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, रेनेसां हुआ, बौद्धिक जागरण हुआ और कैपिटलिज्म ने यह सारा कुछ वहां पे कर दिया था। तो अब निष्कर्ष क्या हुआ कि शहरी केंद्रों का उदय सामंतवाद के पतन का बहुत बड़ा कारण था। और ऐसे में नगरों में व्यापार और कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, सामाजिक स्वतंत्रता आई, शक्ति का संतुलन हुआ और इस कारण लगातार सामंतवाद की जड़ें कमजोर होती चली गईं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है कि मुद्रण कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। याद रखिएगा कि जो यूरोप पूरा बदला ना, उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक्चुअली जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत आप कह सकते हैं कि वो चीन में हुई थी, क्योंकि चीन ने सबसे पहले पेपर बनाया था और यहीं पर वुड ब्लॉक पेंटिंग का आविष्कार हुआ था। इसमें क्या होता था, लकड़ी का एक खांचा होता था, खांचे में लेटर्स को इस तरीके से उल्टा लिख दिया जाता था, फिर इसको स्याही में डुबोकर पेपर या कपड़े पे प्रिंट करते थे। तो ये वुड ब्लॉक पेंटिंग शुरू हुई थी, जो कि जापानीज कल्चर, कोरियाई कल्चर और चाइनीज कल्चर में आपको बहुत देखने को मिलेंगी। यहाँ की जो शुरुआती बुक है, जैसे कि डायमंड बुक, इन सब में आपको वुड ब्लॉक पेंटिंग के अच्छे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे और इस वजह से छपाई होनी आसान हो गई और जो किताबें हैं वो सस्ती होने लगी। अच्छा, इसी दौर पे 12वीं सदी के आसपास क्या हुआ कि सिल्क रूट से चाइना पहुंचता है मार्को पोलो। इटली का था वो एक ट्रैवलर जो कि चाइना पहुंचता है और चाइना में उसने वुड ब्लॉक पेंटिंग देखी और इसको लेके वो गया यूरोप। मार्को पोलो का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूरोप लेके जाना, एक तरीके से आप मान के चलिए कि यूरोप में एक नए सदी की शुरुआत होने वाली थी। वहां पे इसके बाद से फ्यूडलिज्म की समाप्ति हुई। इसी के बाद से वहां पे नए तरह के पॉलिटिकल सिस्टम बने, राइट्स की डिमांड हुई, नए नए राइटर्स आए, धार्मिक सुधार हुए। ये सभी इसी प्रिंटिंग कल्चर की वजह से पॉसिबल हुआ। तो प्रिंटिंग मानव इतिहास की एक ऐसी महानतम खोज है जिसने सोसाइटी को, कल्चर को, थॉट प्रोसेस को एक नई दिशा प्रोवाइड करी। और ये वुड ब्लॉक पेंटिंग आगे चल के योहानसन गुटेनबर्ग, इसने क्या किया, अपने पिताजी की तेल पेराई की मशीन देख ली और उससे इसको कॉन्सेप्ट आया कि यार अगर मैं इसमें इंक डाल के इसको प्रेस करूंगा तो फिर यहां पे पेपर में छपना शुरू हो जाएगा। और उसने पहली बार छपाई मशीन का आविष्कार किया और इस छपाई मशीन के बाद जो सबसे पहली किताब थी वह थी बाइबल। बाइबल आराम से लोगों के हाथ तक पहुंची उसके बाद, और फिर इसने तो पूरे यूरोप को बदल के रख दिया। इस तकनीक ने एशिया, अफ्रीका और भारत सबको इन्फ्लुएंस किया। ज्ञान विज्ञान का प्रसार ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार, शिक्षा और मॉडर्निटी, इन सब का अगर कोई बेस है तो वो प्रिंटिंग कल्चर है। तो प्रिंटिंग कल्चर ने दुनिया को एक नई दिशा दी थी। अब इसकी वजह से क्या क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, इसको समझ लीजिए। पहला तो है ज्ञान का प्रसार, शिक्षा का विकास। जैसा हम जानते हैं कि पहले हाथ से लिखे जाते थे ग्रंथ, उनकी प्रतियां बहुत सीमित और महंगी होती थी ना, वेलम होता था, उसमें लिखे जाते थे। बाद में पुस्तकों को सुलभ और सस्ता बनाया इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने। पेनी बुक बनी, पेनी बुक्स, 1 सेंट की एक किताब, ये बिक रही है मार्केट में। सोचिए किताब पढ़ना कितना बड़ा उसमें लग्जरी रहा होगा, लेकिन उस लग्जरी को आम आदमी तक पहुंचाया इस पेनी बुक्स ने। लेकिन हाँ, जैसे आज के समय में आपकी माताएं आप लोग को डांटती है मोबाइल यूज करने के लिए, वैसे उस समय किताब पढ़ने वालों को बुरा माना जाता था कि दिन भर किताब में घुसा रहता है। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका असर देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो धर्म गुरु हैं, अभिजात वर्ग है, इनके पास से शिक्षा नहीं रह गई, अब ये आम आदमी तक पहुंच चुकी थी। विश्वविद्यालय और उनके पाठ्यक्रमों में नई नई किताबें आने लगी और शिक्षा का व्यापक विस्तार जो है देखने को मिलता है। धार्मिक सुधार, अब इसी दौर पे मार्टिन लूथर ने क्रिश्चियनिटी के एक नए सेक्ट की शुरुआत करी, एक नया सुधार किया, एक नया रिफॉर्म किया और उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट्स। 95 थीसिस इनकी एक फेमस स्टेटमेंट्स की बुक है, जो कि लोगों के बीच जाके जो कैथोलिक चर्च है उसकी उन बुराइयों को, उस आडंबरों को अटैक किया और उसके बाद एक नया
सिस्टम वहां शुरू हुआ, एक नया धर्म शुरू हुआ, उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट्स। तो बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद शुरू हुआ, आम लोग सीधे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगे, चर्च का एकाधिकार खत्म होना शुरू हुआ और एक आलोचनात्मक दृष्टि और स्वतंत्र चिंतन जो है वो शुरू हुआ। यही समय है जॉन लॉक का, यही समय है जिस समय मॉन्टेस्क्यू ने गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट दिया, यही समय है कांट का। इन लोगों ने नए विचार दिए लोगों को और उसके बाद तो पूरा यूरोप एक नई दिशा में आगे बढ़ता चला गया। तो राजनीतिकरण, सामाजिक जागरूकता इसका शुरू हुआ, नए समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से जनमत का निर्माण संभव हुआ, नई विचारधाराएं आई, नई घोषणाएं आई, क्रांतिकारी साहित्य आई। आप समझिए गुज़ेप मज़ीनी, उसने इटली के एकीकरण में भूमिका जो निभाई थी, वो गुज़ेप मज़ीनी की वो सारी बातें, यंग इटली, यंग यूरोप, इसके माध्यम से क्रांतिकारियों ने जनता तक अपनी बातें पहुंचाई। तो ये वो दौर है जहां पे एक नया सिस्टम हमको देखने को मिला और आप देखेंगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे जैसे स्ट्रेंथन होती चलेगी, उसके बाद रेवोल्यूशन का एज शुरू होता है और आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के फॉर्म में सबसे पहला रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा जिसने पूरे यूरोप को असर में डाल दी। मैटरनिक ने एक बात कही थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। लिटरली बात ही, जब जब फ्रांस में क्रांति हुई उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिला है और वो तभी संभव हुआ जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू छपने वाले पर्चों ने लोगों के अंदर एक नया ज्ञान दिया, एक नया ज्ञान का प्रसार हुआ और उसके कारण एक नई सोसाइटी का डेवलपमेंट हमको देखने को मिल जाता है। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और कई सारे और डेमोक्रेटिक जो वहां पे रेवोल्यूशंस हुए थे उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया था और जनता को सोचने के लिए एक नया आयाम मिलना शुरू हो चुका था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो कोपरनिकस, जिन्होंने पहली बार कहा यूरोप में कि ये जियोसेंट्रिक नहीं हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, मतलब सन इज अ सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अलग बात है, इसके बाद उनको मार दिया गया। गैलीलियो ने भी माफी मांगी थी लेकिन उन्होंने भी नए चीजों की खोज करी। न्यूटन ने, मतलब आप समझिए कि गणित के, फिजिक्स के जितने भी स्टार्टिंग लॉज हैं जो स्टिल बेसिक लॉज माने जाते हैं, उन सभी को न्यूटन ने पब्लिक के बीच पहुंचाया था। उसके बाद फेस आपको दिख ही रही है कहां पहुंची है। तो ये वैज्ञानिक क्रांति और इनलाइटमेंट का जो एज है ना, इसको इतना ज्यादा स्पीड मिला कि पूरा यूरोप जो है वो बदल गया। भाषा और साहित्य पर भी प्रभाव, जैसे मैंने कहा पैनिक बुक्स, इसके अलावा ग्रिम ब्रदर्स ने लोक भाषाओं, जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स हुआ करते थे, वो गांव गांव घूम के लोकल भाषाओं को इकट्ठा किए, सॉरी जो लोकल कहानियां थी उनको इकट्ठा किए और उन कहानियों को प्रिंट करवा के जनता के बीच में पॉपुलर किए। और आप मान के चलिए जो प्रशियन अंपायर था, उस प्रशियन अंपायर को हटाने के पीछे बहुत बड़ा कारण बना था ग्रिम ब्रदर्स की ये पुस्तकें, जो लोक कथाओं से भरी हुई थी और उसने जर्मनी, जो आज का जर्मनी है, उसकी रूपरेखा उस समय तय हुई थी। तो ये सारी चीजें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुई। राष्ट्रीय भाषाएं बनी, फ्रांस का जो फॉर्मेशन है फ्रेंच लैंग्वेज से, इटली का इटालियन लैंग्वेज से, जर्मनी का जर्मन लैंग्वेज से, बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। तो कवि, लेखक, दार्शनिक, इनकी जनता तक पहुंचने लगी। तो निष्कर्ष में आप देखेंगे कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसने सोसाइटी को ज्ञान का नया आयाम दिया, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके थ्रू मिली क्योंकि लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे। पढ़ने की वजह से उनकी एनलाइटमेंट हुई, जागरण हुआ और जागरण की वजह से थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ और जिसने उनको यह विल प्रोवाइड की कि वो अपने लिए राइट्स की डिमांड कर सकते थे। इसके अलावा शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, लोग अब पढ़ना शुरू कर चुके थे, हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिला, खासकर महिलाओं को। धार्मिक सुधार हुए, जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर राजनीतिक क्रांतियां, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इसके अलावा जर्मनी में जो डेवलपमेंट हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, इंग्लैंड का एकीकरण हुआ, जो जिसे हम आगे चल के यूके कहे, और विज्ञान और साहित्य के में आपको नई ऊंचाइयां मिली। राष्ट्रीय भाषाओं, सांस्कृतिक चेतना, इन सबको मजबूती मिली। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने मध्यकालीन समाज को आधुनिक समाज की ओर जोड़ा। एक तरीके से यह संक्रमण मार्ग है, ट्रांजिशनल फेज है। दैट्स वाई इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के एज को हम कभी कभी एनलाइटमेंट एज भी कह देते हैं, रेनेसॉ भी कह देते हैं, नॉलेज रेवोल्यूशन भी कह देते हैं। ये सब इससे जुड़ा हुआ भाग है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास कैसा हुआ। आप जानते ही हैं कि जो यूरोप है उसका शुरुआती दौर एक ग्रामीण समाज का था और जीवन जो है वो कृषि आधारित था।
मेनली आप कह सकते हैं ओल्ड जो है वो डिवीजन कुछ इस तरीके से था, क्लर्जी हुआ करते थे, नोबिलिटी होते थे, और फिर आपका थर्ड थर्ड टियर हुआ करता था जहां पर आम आदमी रहा करते थे। ये आम आदमी होते थे, उसके ऊपर यहाँ पे नोबिलिटी होती थी, नोबिलिटी, और यहाँ पे क्लर्जी, क्लर्जी, ठीक है, या चर्च आप इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली ग्रामीण समाज था जहां पर कृषि आधारित जीवन हुआ करता था और सामंती व्यवस्था का बोलबाला था, मतलब जो फ्यूडल्स थे, और ये फ्यूडल्स जो हैं इनके नीचे सर्व्स या एग्रीकल्चर स्लेव काम किया करते थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन शुरू हुए और इन तीनों चीजों ने नगरों की विकास की राह प्रशस्त कर दी। अच्छा, अब नगरों से क्या हुआ, यूरोपीय समाज को एक नया स्वरूप मिला। अब क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई इसको समझ लीजिएगा। जैसे सामंतवाद का जो कालखंड रहा है ये बहुत बड़ा रहा है और बहुत प्रभावशाली रहा है। जो सामंती व्यवस्था थी उसमें किसान जो है वो सामंतों की भूमि पर बंधुआ मजदूरी किया करते थे, और इनको जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसी में से उनको जीवन शैली के रूप में जो भी चाहिए था वो मिल जाया करता था। लेकिन 11वीं सदी के बाद से धीमे धीमे कृषि के क्षेत्रों में सुधार हुआ और उसमें कई तरह के हल आ गए, थ्री फील्ड सिस्टम आ गया, जल चक्कियों का उपयोग शुरू हुआ, और ऐसे में कृषि में जब उत्पादन बढ़ा तो अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार और शहरीकरण को जन्म दिया। व्यापार के पुनर्जागरण के लिए क्रूसेड्स अर्थात धार्मिक युद्धों ने भी यूरोप और पूर्व को आपस में जोड़ दिया था। मतलब बाजेंटाइन साम्राज्य हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया, उसके अलावा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनसे ट्रेड करना आसान हो चुका था। अरब जो है वो पूर्वी मध्य सागर से, मतलब जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, वहां से मसाले लेके आते थे, रेशम, चीनी और विलासी वस्तुएं यूरोप में आने लगी और इस तरीके से यूरोप का कल्चर जो है बदलने लगा। इटली के वेनिस में, जेनोवा में और पीसा जैसे नगर हैं वहां पे प्रमुख व्यापार केंद्र बनने लगे और यहाँ से सी ट्रेड शुरू हो गया। इसके अलावा नॉर्थ इसके अलावा नॉर्थ यूरोप में हेंसियाटिक लीग, ये बेसिकली क्या था कि कुछ व्यापारियों का एक तरह का संगठन था और इन्होंने अपना पूरा व्यापारिक जाल जो है वो तैयार कर लिया था। नगरों का उदय और उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। अब जो व्यापार और शिल्पकला थे इस कारण कई सारे कस्बे जो हैं वो धीमे धीमे नगरों में बदलने शुरू हो चुके थे। नगर में बाजार और मेले लगा करते थे जो कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन गए थे। व्यापारी, शिल्पकार, सुनार, लोहार, बुनकर, कारीगर, ये बड़ी आबादी थी जो आके शहरों में बसनी शुरू हो चुकी थी। नगर जो है वो सामंती नियंत्रण से बाहर निकलना शुरू हो चुका था और यहाँ पे स्वायत्तता अर्थात फ्रीडम का जो सेंस है वो आना डेवलप हो चुका था। अब चूंकि क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होती है तो इट लीड्स विद द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोसेस, इन दोनों को भी वो अपने साथ लेके चलती है और अधिकारों की मांग शुरू हो जाती है। अधिकारों की मांग जो है वो शुरू हो जाती है, वो यहाँ पर हमको दिखाई दिया। अब जब व्यापारी वर्ग आए तो व्यापारी वर्ग ने एक नई चीज यहाँ पे शुरू करी, उसे गिल्ड कहा गया। गिल्ड एक तरीके से मोनोपोली आप इसको मान लीजिए। तो गिल्ड सिस्टम का उदय हुआ, इसे नेपोलियन ने खत्म किया था जब आया वो। तो नगरों में व्यापारी और शिल्पकारों ने अपने अपने गिल्ड बना लिए थे कि भाई इसमें ये हमारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, और एक दूसरे में इंक्रोचमेंट नहीं होता था और नए लोगों को आने की परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो गिल्ड करता क्या था कि ये गुणवत्ता पे नियंत्रण रखता था, प्रोडक्ट का उचित मूल्य निर्धारित करता था और जो गिल्ड के मेंबर हैं उनके हितों की रक्षा करता था, कि जैसे मैंने कहा ना कि कोई बाहर से आदमी ना आ पाए, उनको कार्य करने की आजादी मिलती रहे, एक तरह का मोनोपोली बनता चला गया। तो गिल्ड ने नगरों में सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनुशासन और संगठन को मजबूती दी। जोल्वेरिन नाम से एक संगठन था जो ये काम किया करता था। शिक्षा और संस्कृति का केंद्र क्या था। अब सिर्फ व्यापार ही नहीं, यहाँ पे एजुकेशन भी डेवलप हुआ और बौद्धिक जागरण जो रेनेसां हुआ उसका भी प्रमुख केंद्र जो है वो शहर बन गए थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में पेरिस, बोलोनिया, ऑक्सफोर्ड जैसे नगरों में नए विश्वविद्यालय बनने शुरू हो चुके थे। विश्वविद्यालय बनेंगे तो अलग तरह के कोर्सेज शुरू हो चुके थे। रेनेसां और रिफॉर्मेशन ने बौद्धिक भूमि तैयार कर दी थी और इसने भी मध्य यूरोप को काफी हद तक बदल दिया था। राजनीतिक महत्व की बात करें तो भाई शुरुआती समय में सामंतों का अधिकार था, लेकिन धीमे धीमे सामंतों और राजाओं का
अधिकार कम होता गया और वहां पे एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी बननी शुरू हुई जो कि डेमोक्रेटिक नेचर की थी। और ये मेनली 17वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में यह प्रक्रियाएं बहुत तेजी से चली। और वहां पे आपको जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के फॉर्म में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जो आगे चल के जर्मनी में पहुंचा, इटली में पहुंचा, स्विट्जरलैंड में पहुंचा एंड देन इंग्लैंड में पहुंचा। यहाँ पर आपको चेंजेस होते दिखाई देंगे। नगरों की संपन्नता ने जो सामंत हैं उनकी शक्तियां कम करी और राजाओं का एक नया सिस्टम वहां पे बना। जो राजा बेसिकली ट्रेडर के साथ बात करना शुरू करे, उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिए। तो अब इन सब चीजों ने नेशन स्टेट को डेवलप किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ये ऐसे कुछ नए नेशन स्टेट्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके थे जो एक तरह की विचारधारा पर काम करते थे, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इलेक्शन शुरू हो चुका था। यहाँ पे अब इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। सामाजिक जीवन में परिवर्तन आने लगा कि भाई अब किसानों और बंधुआ मजदूरों को स्वतंत्र जीवन देने का विकल्प मिल गया। जैसे कि जब नेपोलियन आया तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि जो सर्व्स थे उन सर्व्स को अपने फ्यूडल से फ्री कर दिया कि भैया अब स्लेवरी नहीं चलने वाली है फ्रांस में। तो एक नए तरह का सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था। बोर्गजीस का उदय हुआ जो कि आगे चल के आधुनिक पूंजीवाद की नींव रखी उन लोगों ने, जिसपे आगे चल के फिर आप जानते ही हैं कार्ल मार्क्स आया। और कार्ल मार्क्स ने बोर्गजीस और जो लोकल लोग थे इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इश्यूज हैं जिस वजह से आम आदमी और गरीब होता जा रहा है, उसने कम्युनिज्म का नया थॉट यहाँ पर दिया था। साथ ही नगरों में कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य का भी विकास देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास जब हुआ तो उस वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापारिक पुनर्जागरण हुआ, गिल्ड प्रणाली आई, शिक्षा केंद्रों के उदय हुए और इन सब की वजह से शहर बने। इन शहरों ने आर्थिक समृद्धि तो प्रदान करी ही करी, साथ में यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को भी पूरी तरीके से बदल दिया। जो किंग होता था वो एब्सोल्यूट होता था। अब किंग के एब्सोल्यूट नेचर को बदल के किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में ला दिया गया था कि भैया अब किंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में रहेगा। तो एक तरह की जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो पार्लियामेंट के पास जा चुकी थी। नगरों का उदय हुआ और सामंतवाद की नींव लगातार कमजोर होती चली गई। तो यूरोप में राष्ट्र राज्य बने, पुनर्जागरण हुआ और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वहां पर शुरू हुई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनर। तो मध्यकालीन युग में जो सामंती व्यवस्था का जो बेस है वो मैनर है। मतलब मध्यकालीन यूरोप का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है ना वो पूरे तरीके से मैनर पर डिपेंड रहता था। आप देखिए ना, ये लेविश लाइफ आपको समझ में आ रही है कि एक सामंत किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता था। अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आया कि उसका अपना सिस्टम हुआ करता था। एक घर जहां वो रहता है उसके जानवरों को चरने के लिए पॉस्चर लैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको फील्ड, जहां पर वो खेती कर रहा है वो फील्ड हो गए। बार्न मतलब बाड़े जो होते हैं ना जहाँ पे मुर्गियां जानवर रखे जाते हैं वो बार्न होता था। इसके अलावा ये सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था, उसमें वाटर मिल लगी होती थी, चर्च होता था, वर्कशॉप होता जहाँ पे काम, लोहे का काम, हल और हथियार बनते थे। और ये देखिए सर्फ, जहां पर उसके एग्रीकल्चर स्लेव रहते थे। यह पूरी व्यवस्था एक मैनर में होती थी, अपना एक अलग सिस्टम वहां पे क्रिएट होता था। तो आप देखेंगे मैनर हाउस या कैसल तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन फिर भी कई लोग कैसल बोलते हैं, इसे आप मैनर हाउस ही कहेंगे। तो मैनर हाउस है, उसके पास अपनी लैंड है, पॉस्चर इन फॉरेस्ट है, गिरजाघर है और किसान और दासों के मकान यहाँ पर है। अब भारत में जागीरदारी प्रथा से आप कुछ हद तक इसको जोड़ सकते हैं कि जागीरदार का अपना एक गांव हुआ करता था। वैसे यहाँ पर ये पूरा मैनर होता था जो एक लॉर्ड, एक सरदार या कहें एक फ्यूडल के कंट्रोल में होता था। तो एक आत्मनिर्भर इकाई होती थी जहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता था और उसका उपभोग भी स्थानीय स्तर पर होता था। मतलब ट्रेडिंग में कोई खास रोल नहीं होता था। तो ये पूरा मैनर का स्ट्रक्चर है और ये जितना वैभवशाली मैनर होगा उतना ही जो सामंती प्रभु है उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा भी होगी। और आप समझिए यहाँ पर इनकी अपनी आर्मी भी होती थी और जो राजा होता था वो युद्ध के समय इनसे आर्मी का सहयोग मांगता था। तो इतना बड़ा अंपायर इन सबका हुआ करता था।
तो जो मैनर लॉर्ड है और किसान का संबंध कैसा होता था? तो जो किसान या सर्फ होते थे, उनका एक ही काम होता था कि वो एग्रीकल्चर स्लेव्स होते थे। उनका एक ही काम है कि वो केवल खेती करेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, भूमि से बंधे रहेंगे और कभी भी जो लॉर्ड है, फ्यूडल है, उसकी अनुमति के बगैर मैनर छोड़कर नहीं जा सकते थे। इनका जो जो किसान है वो खेती, पशुपालन और अन्य श्रम करते थे। उनको उनके उपज का एक हिस्सा जो वहां से मिल रहा है उसको टैक्स के फॉर्म में देना होता था और लेबर सर्विस भी लॉर्ड को देनी पड़ती थी। जो लॉर्ड है वो किसानों को रहने के लिए जमीन देता था और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो मैनर एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करता था। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि एग्रीकल्चर लैंड भी अवेलेबल है, इसके अलावा आप वर्कशॉप देख रहे हैं, पॉस्चर लैंड और फॉरेस्ट देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर होते थे। तो अब बात क्या है कि भाई एक आर्थिक इकाई के रूप में इंडिपेंडेंट था। अनाज, सब्जियां, फल, लकड़ी, दूध आदि का उत्पादन होता था और घर के अंदर ही मतलब जो मैनर है उसके अंदर ही पूरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती थी। व्यापार बहुत सीमित था और बाहर से वस्तुओं को लगभग नहीं के बराबर लाया जाता था। अगर सामाजिक और न्यायिक भूमिका देखी जाए तो जो भाई लॉर्ड है वो केवल इकोनॉमिक ही नहीं, वही न्यायाधीश भी है, वही प्रशासक भी है, मतलब जज भी वही है और एडमिनिस्ट्रेटर भी वही है। स्थानीय विवादों का निपटारा करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, सैनिकों की सेवा तक भी लेता था, मतलब ये खुद की आर्मी बना देता था ना, अपनी आर्मी बनती थी इसकी। तो मैनर जो है एक आर्थिक इकाई ही नहीं थी, एक सामाजिक और प्रशासनिक इकाई भी हुआ करता था। अगर यहाँ पे फार्मर नहीं कहेंगे आप, बेसिकली इनको सर्व्स ही कहिए या पीजेंट्स कह लीजिए। जो सर्व्स हैं ये क्या करते थे कि भाई किसानों की जो स्थिति है उतनी अच्छी तो होगी नहीं, भारी परिश्रम करना पड़ता था और अधिकांश समय निर्धरता से उनका जीवन बीतता था। लॉर्ड के कृपा पर वो जिंदा रहते थे। उनको केवल भोजन और रहने की भूमि दे दी जाती थी, लेकिन टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ट्रेडिंग आई और नए शहर बने, तो धीमे धीमे जो मैनर सिस्टम है वो कमजोर पड़ना शुरू हुआ। नेपोलियन जैसे राजाओं के आने के बाद जो किसान है वो भूमि से मुक्त भी होने लगे और नगरीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बन गए। इसके अलावा ब्लैक ब्लैक डेथ जैसी महामारियां भी आई थी, उस वजह से भी मैनर प्रणाली जो है वो काफी कमजोर हुई थी, क्योंकि जनसंख्या घटने लगी और किसानों का जो श्रम है उसकी शक्ति का महत्व बढ़ गया और उनको फ्रीडम भी मिली। तो ऐसे में मैनर जो है वो मध्यकालीन यूरोप की सामंती व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ग्रामीण जीवन था, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक इकाई के रूप में वह कार्य किया करता था। जो किसान हैं और जो लॉर्ड हैं इनके बीच में निर्भरता होती थी और यह व्यवस्था लगभग 400-500 साल चली। लेकिन जब शहर बने, नए व्यापार के सिस्टम आए तो यह व्यवस्था काफी कमजोर होती चली गई। तो मैनर जो है वो मिडिल एज यूरोप का एक प्रमुख अंग हुआ करता था और वो सामंती व्यवस्था के उस विभत्स स्वरूप को दिखाता है जहां पर सर्फ्स के पास किसी भी तरह की आजादी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में आए तो वो आते हैं बंजारे। भारत में नोमैडिक कल्चर के प्रमुख अंग हैं और मध्यकालीन युग में अकबर बाबर के दौर पे इनका काफी रोल होता था, यहाँ तक कि ये उनके लिए आर्मी तक का काम किया करते थे। तो भारतीय इतिहास में बंजारे जो हैं एक विशिष्ट घुमंतु समुदाय हुआ करता था। यह व्यापारी समुदाय था, मेनली मसाले, कपड़े, धातु, घोड़े, युद्ध के सामान ये सब बेचा करते थे। तो मध्यकाल में जब भी लंबी दूरी का व्यापार और साम्राज्य विस्तार की आवश्यकता पड़ी, तब बंजारों की भूमिका बढ़ जाती थी। ये परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों का मेन केंद्र बन जाते थे। व्यापारी वर्ग तो थे ही थे, लेकिन इसके अलावा संस्कृति संपर्क, साम्राज्य के आर्थिक जीवन धारा को आगे लेके चलना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यह इनका प्रमुख कार्य हुआ करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बंजारे हैं नोमैड्स या घुमंतु होते थे। व्यापारी ट्रेडिंग वर्ग होता था, बड़े बड़े कारवां जिन्हें टांडा बोलते थे वो बना के चलते थे। एक कारवां में लगभग सैकड़ों बैल हुआ करते थे, ऊंट और लोग शामिल होते थे और लगातार चलते रहते थे, किसी जगह पे स्थायी रूप से रहते नहीं थे। जहां भी व्यापार की संभावना देखते थे वहां पर अपना डेरा डालते थे। जब वहां से व्यापार का काम खत्म होता था वापस अपना झोला उठाए और चल दिए। व्यापारिक गतिविधियों की बात करें तो राजस्थान के आसपास नमक बनता था, वहां से नमक लाना, अनाज, मसाले, कपड़े, धातु, लकड़ी, घोड़े और युद्ध के समय सेना के रूप में भी काम किया करते थे और उनकी इस वस्तुओं को भी बेचते थे या उनसे ट्रेडिंग किया करते थे। उत्तर भारत से नमक लाना, दक्षिण भारत से मसाले ले जाना, ये प्रमुख कार्य था।
तो दक्कन मतलब जो साउथ इंडिया है, गुजरात है, यहाँ से कपड़ा और मसाले यह भी अन्य प्रांत तक यही लोग पहुंचाते थे और घोड़ों और हथियारों के व्यापार में भी शामिल रहते थे। परिवहन व्यवस्था की बात देख लें तो बैल के सहारे या घोड़ों के सहारे ये परिवहन किया करते थे। वो बोझ लाद कर लंबी दूरी तय करते थे। आप ये समझिए कि एक साथ सैकड़ों लोग चल रहे हैं तो सुरक्षित भी होते थे, क्योंकि इनको लूटने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे और कई बार शासक जो अपना सामान इनके थ्रू बेचते थे, तो वो इनको संरक्षण भी प्रदान करते, जिससे कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए, मतलब व्यापारिक मार्ग जो है वो सुरक्षित रह सके। अगर राजनीतिक और सामाजिक महत्व की बात की जाए तो मुगल काल में बंजारे प्रमुख भूमिका में थे। सेना की आपूर्ति करने में, युद्ध के दौरान सामान मतलब खाद्य सामग्री को पहुंचाने में ये काफी अच्छा रोल प्ले करते थे। बाबर और अकबर जैसे सम्राटों ने भी बंजारों का उल्लेख अपने लेखनी में किया है। शाहजहां और औरंगजेब के समय में भी बंजारों ने सेना को अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई थी। सांस्कृतिक योगदान, अब आप सोचिए कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आप जाएंगे तो क्या होगा, संस्कृति का आदान प्रदान होगा ही। तो भाषा, परंपरा, रीति रिवाजों को भी फैलाते थे। गीत, संगीत, नृत्य उनकी पहचान हुआ करता था। आज भी कई जगहों पे बंजारों के लोग जो बंजारों की संस्कृति है उसमें आपको आज भी आप देखेंगे कि आज आज भी आप देखेंगे कि तो भारत के कई हिस्सों में लोक संस्कृति का हिस्सा ये बंजारे बन जाते हैं। लेकिन जब औपनिवेशिक काल आया, मतलब ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो रेल व्यवस्था ने बंजारों की इस परंपरागत भूमिका को कमजोर कर दिया, क्योंकि रेल जल्दी और सस्ते से सामान पहुंचाती थी। इस वजह से जो बंजारों का व्यापारिक महत्व है वो घटने लगा और कई तरह की नोमैडिक सोसाइटी को क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट में डाल दिया अंग्रेजों ने, खासकर 1857 क्रांति के बाद। इस वजह से उनका जीवन और कठिन बन चुका था। तो बंजारे जो हैं वो मध्यकाल के समय एक चलायमान व्यापारी समुदाय थे, जो जिनका आर्थिक जीवन परिवहन और आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण था और यह उसमें भूमिका भी अपनी अच्छी खासी निभाते थे। संस्कृति के आदान प्रदान में भी इनका रोल था, समाज में विविधता लेकर आते थे, लेकिन औपनिवेशिक नीतियों के कारण इनका अस्तित्व धीमे धीमे कम होने लगा और आज के समय में एक सेटल्ड सिविलाइजेशन के फॉर्म में ये लोग काम करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा असाइनमेंट, मतलब MHI 01 कंप्लीट हो गया और अब MHI 02 पे हम लोग आएंगे। बाकी इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमने अपना चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल को आप ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।